सो वेलकम। हमारे साथ आर्यन गोस्वामी है जो कि कहाँ पढ़ते हैं बताइए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS। और क्या ब्रांच है आपकी वहाँ पर? मेरा अभी डबल मेजर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस कंप्यूटिंग में। तो आर्यन, हम ये चाहेंगे कि आप बताएं हमें कि कैसे, कौन सा एग्जाम दिया जाता है, कब फॉर्म भरा जाता है, और बोर्ड्स के थ्रू है या जेई के थ्रू है, कितने परसेंट आपके आए थे जिससे आप वहां तक पहुंचे? तो ऐसे अलग से एग्जाम तो नहीं होता कोई, लेकिन ये ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, मतलब अराउंड 8 9 10 से आसपास से 12th तक लेके, उसके बेसिस पे होता है काफ़ी हद तक। तो एक एप्लीकेशन विंडो ओपन होता है अराउंड दिसंबर के टाइम पे, और वो 2 3 महीने तक ओपन रहता है। तो उस एप्लीकेशन विंडो को पहले आपको अपना अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ईमेल आईडी, नाम। और फिर उस विंडो में जब आप जाते हैं तो कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं। वो प्रॉम्प्ट्स, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली आपके बारे में ही होते हैं सब, कि आपने अभी तक जो आप डिग्री चूज करना चाह रहे हैं उसके उसको हेल्प करने के लिए, कि आप उसमें अच्छा कैसे करें, उसके लिए आपने आज तक क्या किया है, और आपने आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है, आपकी नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है। तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स हो गया या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो, तो वो सब आपको उसमें इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे लिखना पड़ता है, और वो ऐसे की कुछ वर्ड लिमिट होती है। फिर उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स और जो आपके प्रूफ्स होते हैं कि आपने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, इस चीज़ में आपने एक्सेल किया, उसको अपलोड करना होता है। वो सब अपलोड करके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। तो अम, फिर यूनिवर्सिटी वाले डिसाइड करते हैं कि आप गुड इनफ हैं कि नहीं। तो आपने अपना एकेडमिक अचीवमेंट डाला था? मैंने एकेडमिक अचीवमेंट्स भी डाले थे, मैंने स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स भी डाले थे थोड़े बहुत, क्योंकि मैं आपके क्या चेस क्या थे खेलता था। एकेडमिक अचीवमेंट है, क्या क्या स्पोर्ट्स है, मतलब एक जनरल आइडिया लग जाए कि उनको प्रेफरेंस मिल जाता है इसके लिए। तो पहले तो मैंने सबसे ऊपर जेई का डाला था। जब ये मैंने अपना एप्लीकेशन फिल तब किया था जब मेरा जेई मेंस 1 का रिजल्ट आ गया था, तो उसमें मेरे 99.44 परसेंटाइल थी, तो उसको मैंने सबसे ऊपर डाला था। उसके बाद बोर्ड्स, जब शुरू होता है एप्लीकेशन विंडो, तब बोर्ड्स हुए नहीं होते हैं तब। तो वो आपको 2 महीने बाद का एक विंडो ओपन करते हैं, अराउंड 1 हफ्ते का शायद। उसमें आपको अपने बोर्ड्स की मार्कशीट अपलोड करनी होती है जब आपके बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है। तो जब वो आ गया था तो मैंने वो भी अपलोड किया था। बोर्ड्स में मेरे 97.2% थे। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स थी मेरी और कुछ टेंथ कुछ। में कितने परसेंट थे? 10th में 98.2% थे। तो मतलब अच्छे परसेंट थे, दोनों हाँ, क्लासेस में अच्छे परसेंट थे हाँ। आपके। और स्पोर्ट्स में मैंने चेस में नेशनल्स तक खेला हुआ है, तो आप मेरे कौन सी पास। क्लास में थे जब आप नेशनल खेला आपने? मतलब ये भी हाँ, बच्चों के लिए जरूरी है, हो सकता है वो 11th 12th में चेस खेलने लगे। 11th में आके तो मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। हम्म। ये सब मैंने कोविड के पहले खेला था मोस्टली, जब जब मैं 6 7th क्लास में था। अच्छा, तब आप नेशनल तक गए? हाँ। ओके, तो नेशनल मतलब क्या, सीबीएसई के नेशनल में गए या फिर इन जनरल स्टेट सीबीएसई स्टेट भी के गया थ्रू? हूँ और स्टेट के थ्रू भी गया हूँ। स्टेट के थ्रू भी गए, हाँ। मतलब छत्तीसगढ़ हम्म। शतरंज संघ के थ्रू गए। हम्म। ठीक। तो वो इफेक्टिव रहा है आपके लिए? वो, मतलब हाँ, वो मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूटर था, क्योंकि मैं फिर बाद में जाके NUS के चेस क्लब में भी अभी आया हूँ, तो उसमें भी मैं खेल रहा हूँ एज एन एक्टिव प्लेयर। तो मेरे को लगता है उसका भी कंट्रीब्यूशन था काफी हद तक। अच्छा अच्छा, आप तो वहां की टीम में भी है। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। और कुछ कुछ स्पेशल चीज जो वहां के एडमिशन के लिए आपको लगता है कि बच्चों को पता होनी चाहिए? बाकी कुछ कुछ मैंने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स किए हुए थे पहले से, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए थे, उनके लिंक्स भी। बाकी वहां पे मेरे कुछ दोस्त हैं साथ वाले, जिन्होंने ऐसा किया कि मतलब उन्होंने रिसर्च पेपर लिख दिया है, कैसे बहुत हाई फाई नहीं कुछ, हाँ। बस कुछ ना कुछ टॉपिक उठा के उस पर थोड़ा बहुत अपने व्यूज, अपने आइडियाज कुछ नया लिख दिया। थोड़े बहुत कनेक्शंस होते हैं लोगों के, उसके थ्रू उनको पब्लिश करवा दिया। तो उससे भी उनका काफी फायदा हो गया, मतलब भले ही बहुत हाई फाई नहीं कुल था। मिला के रिसर्च पेपर हाँ। में अगर नाम भी आ गया, पब्लिशिंग में हाँ, नाम भी आ गया, तो भी वो लोग दे देते हैं कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंस। काफी कहीं दिख भी गया तो भी बहुत इम्पैक्ट हो तो जाता है उससे। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप सबको बताएं कि आपका कॉलेज कौन सी रैंक पर है, इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है उसकी, और अभी वो वर्ल्ड में शायद नंबर 8th पे है, हम्म, और एशिया में नंबर 1 है। एशिया में नंबर।
मतलब आईटी से ऊपर है, हाँ। आईटी से ऊपर है, ठीक। और कुछ विशेष आप बताना चाहेंगे कि अच्छा वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी, खाना पीना रहना? तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं है, मिल जाता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिलता। और लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत फैसिलिटीज सारी बहुत वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ बहुत साफ सुथरा है। और रोड्स बहुत वेल मेंटेन्ड है, ट्रांसपोर्टेशन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत चीप है। ओवरऑल कंट्री थोड़ी महंगी है लेकिन ट्रांसपोर्ट वगैरह चीप है, तो एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं उस हिसाब से भी। बाकी हॉस्टल के साथ खाना इंक्लूडेड होता है तो बुरा हो लेकिन मिल तो जाता है। अच्छा। जब मैं अभी आर्यन से पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, तो आर्यन ने ये बताया था कि वहाँ के सारे जितने भी मेल सिटीजन्स है, बॉयज है, उनके लिए 2 ईयर का। 2 इयर्स नेशनल सर्विस मैंडेटरी होती है तो और उनको ये दिस इज जस्ट आफ्टर 12th या आफ्टर वहाँ ग्रेजुएशन या? पे 11th 12th का फंडा है नहीं वहाँ पे। मतलब 9th 10th के बाद दो जगह होती है, जूनियर कॉलेज होता है जेसी करके, या फिर एक पॉली होता है पॉलीटेक्निक। पॉलिटेक्निक। तो वो 11th 12th वहाँ पे होती नहीं एग्जैक्टली तो जो लोकल सिस्टम है उसके हिसाब से लोग या फिर जूनियर कॉलेज में जाते हैं, जो एकेडमिकली ज्यादा वेल एस्टेब्लिश लोग होते हैं वो जूनियर कॉलेज में जाते हैं, और जो थोड़े एकेडमिकली लो होते हैं वो पॉलीटेक्निक में जाते हैं। तो हाँ, उसके बाद ये जब इनका खत्म हो जाता है तो फिर उनको 2 साल ऑफ नेशनल सर्विस करना होता है मैंडेटरी। ओके, वो मैंडेटरी इन द सेंस कि उसके बिना वो कॉलेज में एंटर नहीं हो उसके पाएंगे, बिना वो सिंगापुर में रह भी एज नहीं। सिटीजन्स नहीं रह पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो उनका रहना ही नहीं हो हाँ, पाएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए? सिर्फ लड़कों के लिए। सिर्फ लड़कों के लिए। मान लीजिए कोई नहीं करना चाहता है तो कुछ ऐसा मतलब है? कोई नहीं करना चाहता तो फिर शायद ऐसा कुछ है कि वो सिंगापुर वापस आ ना पाए, कहीं चला उसको कहीं जाना है, जैसे मान लेते हैं यूके में पढ़ने जा रहे हैं कहीं, हम्म। फिर यूके से सिंगापुर आ नहीं सकता शायद, या ऐसा कुछ है। ओके, गुड। आर्यन, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से जो बच्चे जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो कुछ उनको स्कॉलरशिप या इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं? क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक्स बेनिफिट मिल जाए? उसके बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि सपना तो कईयों का होता है पढ़ने का, लेकिन कई बार होता है क्या कि इकोनॉमिक्स साथ नहीं देती है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है, आपने कितनी फीस में स्कॉलरशिप ली है, ठीक है? तो जब एप्लीकेशन पीरियड होता है उसी टाइम पे जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है, आप एक एमओई ट्यूशन ग्रांट होती है उसके साथ अप्लाई करें, उसके बिना अप्लाई करें। तो अगर आप उसके साथ अप्लाई करें और आपको वो मिल जाती है तो उसके साथ एक बॉन्ड आती है कि आपको 4 इयर्स ऑफ अंडरग्रेड के बाद 3 साल सिंगापुर बेस्ड कंपनी में काम करना है। और उसके रिटर्न में आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो हाफ हो जाती है। जो एक्चुअल फीस होती है 40,000 सिंगापुर डॉलर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो आपको अगर आप बुक को बॉन्ड मिल जाती है तो आपको सिर्फ 20,000 सिंगापुर डॉलर्स पर ईयर देना पड़ता है। तो लेकिन इसके रिटर्न में 3 इयर्स आपको सिंगापुर बेस्ड कंपनी में काम करना होता है। एक और सिंगापुर बेस्ड कंपनी इन सिंगापुर या सिंगापुर बेस्ड कंपनी एनीवेयर इन? तो जैसा मेरे को पढ़ के समझ आया था बॉन्ड के रूल्स को कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, इवन अगर रिमोट जॉब है तो आप मतलब Okay. आपको कहीं और भी मिल जाती है तो शायद वो भी चल जाता है, बट वो आपकी सिंगापुर की इकोनॉमी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो एक और ऑप्शन होता है कि एक 6 इयर्स वाली भी होती है, लेकिन वो बेसिकली एक स्कॉलरशिप होती है। अगर आपको आप उसको अप्लाई करते हैं और आपको वो मिल जाती है तो आपकी ट्यूशन फीस 0 हो जाती है, लेकिन अगेन इन रिटर्न आपको 6 इयर्स सिंगापुर में या सिंगापुर बेस्ड कंपनी में काम करना पड़ता है। प्रोग्राम का ड्यूरेशन सेम रहता है? अंडरग्रेड प्रोग्राम का आपकी पढ़ाई की ड्यूरेशन सेम रहेगी, बाकी इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स 6 इयर्स सिंगापुर बेस्ड कंपनी में काम करना है। और फिर जीरो आपकी फीस? हाँ, अगर आपको मिल ऑलमोस्ट जाती है तो ऑलमोस्ट ट्यूशन फीस 0 हो जाती है। ट्यूशन फीस जीरो हो जाती, खाना रहना तो नहीं? रहना खाना। ठीक है। बाकी एक और चीज होती है कि अगर आपकी फैमिली इनकम किसी सर्टेन लेवल के नीचे है, अगर आप वो इंडिकेट कर देते हैं लीगली जो भी होता है, तो उनके पास एक फाइनेंशियल एड का ऑप्शन होता है और वो आपको मिल जाता है। तो वो बेसिकली लोन दे देते हैं, और वो लोन ऐसा होता है कि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत मिनिमल होता है, और आपको वो जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट आपके 4 इयर्स की पढ़ाई के टाइम अप्लाई होना शुरू नहीं होता। और जो लोन है वो
वहां का बैंक देगा या यहाँ का बैंक देगा? मेरे ख्याल से वहाँ का बैंक। वहां का बैंक। तो वो आपको अगर मिल जाए तो फिर आपकी लोन आपको मिल जाता है, और फिर उसका इंटरेस्ट जो होता है वो 4 इयर्स अप्लाई नहीं होता, वो आपके 4 इयर्स ऑफ अंडरग्रेड के बाद अप्लाई होना शुरू होता है। तो वो इंटरेस्ट आपको फिर, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी मिनिमल होता है, तो मतलब हाँ, उससे भी फ़ायदा हो जाता है। बाकी कुछ कुछ और स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। तो एक एसएनटी स्कॉलरशिप करके है, वो अगर आपको मिल जाती है तो वही, उसमें भी शायद मेरे ख्याल से 6 इयर्स ऑफ बॉन्ड रहती है, लेकिन उसमें आपकी ट्यूशन फीस भी कवर हो जाती है सारी, और फिर वो आपको रहने खाने का भी कुछ कुछ दे देते हैं साथ में। और ये वहां जाके ही स्कॉलरशिप? मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मेल आ जाती है जिन्होंने अप्लाई करा होता है इसके साथ, तो उनको मेल आ जाती है किसी पॉइंट पर, फिर मतलब आपको अप्लाई करते टाइम ही ये सब चीजों पे ध्यान देना मेरे ख्याल से हाँ। तो उसके बाद फिर जनवरी फरवरी के टाइम पे एक इंटरव्यू होता है ये स्कॉलरशिप के लिए, है। और जो इंटरव्यू में अच्छा कर लेता है उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है फिर ये वाली। ओके, वो ऑनलाइन इंटरव्यूज होते मेरे ख्याल से ऑनलाइन होता है। हैं? ऑनलाइन में क्योंकि तब तो आप लोग यहाँ पर हाँ, रहते हो। हो सकता है, मतलब वो पीरियड ऑफ इंटरव्यू शायद फ्लेक्सिबल होता है कि जनवरी एंड और फरवरी। आपके इंस्टीट्यूट में कितने कितने लोग हैं जो कि आउटसाइडर्स हैं, मतलब जो सिंगापुर के नहीं? तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोकल होते हैं, क्योंकि एनयूएस में भी वैसा ही है, जैसे लोकल कोटा है एक। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से काफ़ी कम होते हैं, तो मतलब अगर एस्टिमेट देना हो तो मेरे ख्याल से 80-20, 80 लोकल्स, 80% 80 लोग। लोकल्स, 20% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पर? इंडियन पॉपुलेशन अच्छी खासी है, अच्छी खासी, मतलब स्पेशली साइंस रिलेटेड, जो कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग फील्ड है, उनमें इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी है। very- कुछ और सवाल है जनता की तरफ से, वो भी पूछ ले। हाँ जी। हाँ जी। एट टाइम्स ऐसा लगता है कि जब कोई बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसको बहुत सारी लाइक लिंग्विस्टिक बैरियर्स लाइक फेस करना पड़ सकता है, या फिर कल्चरल बैरियर्स, तो ऐसा कुछ तुमने फेस किया है तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लगभग सबको इंग्लिश आती ही आती है। मतलब आप जिनसे इंटरेक्ट करोगे उनको इंग्लिश आएगी, कैब ड्राइवर होगा या बस ड्राइवर होगा या प्रोफेसर को तो आनी है, बच्चों को भी आनी है, तो इंग्लिश सबको आती है। और वही इंडियन बच्चे भी काफ़ी सारे हैं, तो कल्चरल बैरियर्स भी मतलब थोड़े बहुत तो आते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो इंडियंस काफ़ी सारे हैं, तो आपको अगर अपने दोस्त मिल जाते हैं, अपने सर्कल में इंडियंस मिल जाते हैं, तो कल्चरल बैरियर्स भी आज सच नहीं फेस करने पड़ते। जैसे हमारे इस साल दिवाली पे था, तो दिवाली पे ज़्यादा छुट्टी तो मिलती नहीं है, तो सारे लोग वहीं पे थे, तो हम लोगों ने आपस में ही मना ली दिवाली। तो वहाँ पे भी कुछ इवेंट्स भी हो जाते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे एक छोटी सी जगह है लिटिल इंडिया करके, तो वहाँ पे वो पूरा इंडिया ही है, वो लिटिल इंडिया ही है एक्चुअली। तो वहाँ पे सब मिल जाता है, मतलब जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं, और इंडियन कल्चर भी मिल हाँ, जाता कल्चर भी मिल जाता है, पूरा लाइट अप हो जाता है दिवाली के टाइम पे, सब कुछ वो लग जाता है, थोड़े बहुत आतिशबाजी भी हो जाती है। है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कल्चरल बैरियर्स थोड़े रहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में नहीं है इंडियन पॉपुलेशन, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाओगे। मतलब मिस करते हो, लेकिन इतना भी मिस नहीं होता है कि। हाँ, एक और सवाल था कि आपके मतलब कितना कंपटीशन था आपके सारे दोस्तों में, किसने किसने अप्लाई किया था, इनका नहीं हुआ, आपका हुआ, या कंपटीशन नहीं था, या लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बात के लेके, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो मतलब भिलाई से तो मेरे को, मेरे जो मेजोरिटी दोस्त हैं भिलाई के हैं, तो मेरे को भिलाई में तो ऐसा सच पता नहीं बहुत लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरे ख्याल से वही है कि अवेयरनेस थोड़ी कम है, स्पेशली हम जहाँ रहते हैं वो इतनी बड़ी जगह नहीं है। तो दिल्ली वगैरह जो है, और जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि इसका एक कल्चर बन चुका है कि बाहर जाना है, तो वहाँ से आने में थोड़ा बहुत लोगों को आइडिया रहता है। बट भिलाई में आज सच मेरे को पता नहीं और किसी ने अप्लाई किया, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली रहता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बहुत ब्राइट होते हैं जो आते हैं वहाँ पे वैसे भी, क्योंकि एक तो बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करता है यूएस, उसमें भी कंपटीशन रहता है, स्पेशली साइंस फील्ड्स में, जैसे
मतलब मेरे बगल वाले रूम में जो 2 लोग रहते हैं वो दोनों इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओके। दोनों वियतनाम के हैं। तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कंपटीशन तो रहता ही है, बट अगेन मेरे ख्याल से अगर आप स्पेशली अपने बोर्ड्स में डिसेंट मार्क्स ला रहे हैं और साथ में आपके पास कुछ और अचीवमेंट्स हैं इंडिकेट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स हो गए या रिसर्च पेपर हो गए या जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया अच्छा, ओलंपियाड्स या फिर जेई हो गया, तो आपके पास अच्छा चांस है। आपको क्या लगता है कि अगर आपको सजेस्ट करना होगा जूनियर्स को कि और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर लोगों को बाहर जाके पढ़ना है, भारत से बाहर, तो कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, उनका भी कुछ के नाम ले लीजिए। और अगर आपको ये पता है कि उनके फॉर्म किस टाइम पे आते हैं तो भी बता दीजिए। तो हम लोग अगर देखें तो फीस वाइज जो है हमें एशिया के कॉलेजेस ही सबसे सूटेबल लगते हैं, क्योंकि यूरोप के कॉलेजेस में ट्रैवल कॉस्ट खाना पीना मिला के शायद काफ़ी महंगा हो जाता है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स जैसा मेरे को पता है, जो बेस्ट ऑप्शंस और मेरे सारे जो दोस्त हैं वहाँ पे उन्होंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया था वो थे, एक तो एनयूएस हो गया, एक और सिंगापुर में बहुत अच्छा कॉलेज है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो एनटीयू, तो उस पे भी सिमिलर फीस स्ट्रक्चर वगैरह होता है एज एनयूएस, और वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, वो भी वर्ल्ड के टॉप 20 में आता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसका भी एप्लीकेशन पीरियड सिमिलर टाइम पे होता है एज एनयूएस, तो मेरे ख्याल से दिसंबर में शुरू होता है और फरवरी के आसपास खत्म होता है, और उसकी भी एप्लीकेशन प्रोसेस सिमिलर है एनयूएस से। एनटीयू वही कॉलेज है जहाँ पे तुम्हारे सीनियर गई है ऋषिका? हाँ, एनटीयू वही कॉलेज है। अच्छा, तो ठीक है। और सिंगापुर में एक और अच्छा कॉलेज है जो काफ़ी रेप्यूटेड है, और वो उसकी रेप्यूटेशन ज़्यादा मैनेजमेंट और एमबीए बीबीए कोर्सेज के लिए है, वो एसएमयू करके सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। तो इसका उस नाम मैंने बहुत सुना है ये। हाँ, मतलब शायद से मेरे ड्रीम कॉलेजेस में था एक। तो हाँ, इसमें भी साइंस कोर्सेज अच्छे होते हैं, सीएस इंजीनियरिंग, ये भी काफ़ी रेप्यूटेड है, बट ये सिंगापुर में मेनली फेमस मैनेजमेंट कोर्सेज मैनेजमेंट के के लिए। लिए। हाँ, और बाकी एक हांगकांग में यूनिवर्सिटी है एचकेयू करके, तो वो मेरे ख्याल से इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी सूट करती है। मेरा एक दोस्त है एनयूएस में जो एचकेयू छोड़ के एनयूएस आया, लेकिन उसको एचकेयू में 150% स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मतलब 100% ट्यूशन प्लस साथ में उसको 50% और मिलेगा भी। ओके। वो भी काफ़ी रेप्यूटेड है, वो भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड के टॉप 20 में आती है। बट यू आर इन द बेस्ट इन एशिया मतलब अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। बोलते तो यही है। बोलते थे। सही में कांग्रेचुलेशंस आपको। और आपका लाइफ मतलब आपका कौन सा ईयर है ये भी बता दें और किस साल में गए, ताकि जो वीडियो देख रहा उन्हें भी ये बात पता चल पाए। एंड दिस इज दिसंबर 2025, और 2025 में ही आर्यन गए हैं वहां पर, और आर्यन ने 2025 में ही 12th पास आउट किया है यहाँ पे। मेरा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ही खत्म हुआ है अभी बस। और ये आपकी फर्स्ट विजिट है आफ्टर गोइंग? हाँ, ये मेरी फर्स्ट विजिट है। आर्यन, और कुछ बेसिक सवाल है जो बच्चों की तरफ से होते हैं। जैसे मैं मतलब मुझसे भी पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं कि अगर हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ही जाना है तो हमें सेट का एग्जाम देना पड़ता है, सेट का एग्जाम देना पड़ता है, या फिर हमें वहीं पे फोकस करना चाहिए या जेई में फोकस करना चाहिए, क्योंकि जेई का पैटर्न अलग है, सेट का पैटर्न अलग है, आप जो बता रहे हैं उसके लिए प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, उनका पैटर्न अलग है। तो कैसा, मतलब क्या बोर्ड्स पे ही पूरा फोकस कर दें, जेई पे फोकस ना करें? तो उसके बारे में भी थोड़ा गाइड कर दीजिए आप। तो मेरा तो ऐसा आपने क्या किया था? मेरा मेनली ऐसा था कि मैंने 11th-12th में जेई पे ही फोकस किया था। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर आप जेई में अच्छा कर रहे हो और हाँ मतलब जेई में अच्छा कर रहे हो, आपकी तैयारी डिसेंट चल रही है, तो बाकी सब जो हो रहा है जैसे बोर्ड्स हो गए और बाकी कोई एग्जाम्स हो गए जो आपको इंडिकेट करने में हेल्प करें, वो ऑटोमेटिक होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जेई में अच्छा कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रहेंगे कि आप इंडियन कॉलेजेस भी अच्छे चूज कर सकते हो बाद में, और आप इंटरनेशनल कॉलेजेस तो चूज कर ही सकते हो। और ये जो इस चीज़ की बात हो गई कि प्रोजेक्ट्स करने होते हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ काम करना होता है, तो इन माय केस ऐसा था कि ये सब जो किया गया था, प्रोजेक्ट्स और स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स वगैरह, ये सब
11th 12th के पहले था, तो मतलब ये 6 7 8 9 10th के पीरियड में था मेजोरिटी। तो उस टाइम तक एक डिसेंट बिल्ड हो चुका था कि मैं शो कर सकूं बाद में। और बात रही ऐसे सैट देने की, तो जैसा मेरे को पता है मेरे कुछ दोस्तों ने वहाँ पे सैट दिया था, और अगर आपका सैट स्कोर अच्छा है तो ये आपके एप्लीकेशन पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सैट के बिना एंटर कर ही नहीं सकते जैसे हो। आप तो बिना सेट के हाँ, ही गए हैं। मैंने नहीं दिया था हाँ। सैट। और मेरे ख्याल से इवन अगर सैट देना है तो जैसा मेरे दोस्तों ने किया था कि एज एन इंडियन स्टूडेंट मैथ्स की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो ही जाती है आपके स्कूल में, और सैट की मैथ्स बहुत बेसिक होती है। जिसकी तैयारी लगती है वो थोड़ी बहुत होती है इंग्लिश की। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होती है, लोग एक हफ्ता 10 दिन पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी, और फिर सैट का एग्जाम दे देते हैं और सबके अच्छे ही मार्क्स आते हैं। ये मैथ्स की तो कुछ ज्यादा जरूरत लगती नहीं है लोगों को एज एन इंडियन स्टूडेंट। ओके, तो वहां आप जब गए हैं, आपने जो अप्लाई किया है, आपका अलग से कोई टेस्ट नहीं हुआ है? आपके यही अलग वाले से कोई क्रेडिट्स टेस्ट नहीं था। देखे गए हैं कि आपके जेई मेन और बोर्ड्स के मार्क्स और आपके जेई प्रोजेक्ट्स। मेन, जेई एडवांस, बोर्ड्स और कुछ जो ओलंपियाड्स ये आपकी क्या क्या रैंक थी जेई मेन में और जेई एडवांस में, ये भी मुझे जानना है। तो जेई मेंस में 99.45 परसेंटाइल थी। जेई एडवांस में 5063 एआईआर थी। और हाँ, मतलब आपको आराम से अच्छा एनआईटी या अच्छा आईआईटी मिल जाता है। हाँ, मेरा फाइनल, मेरा जो इसके बाद था वो आईआईटी खड़गपुर में केमिकल था। ओके ओके, तो अभी तो आप सीएस में हैं, तो आप मस्ट बी मोर हैप्पी, है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, गुड। और तैयारी जब आप जेई की करते हैं तो उसका योगदान मिलता है कुछ ऐसा, या माइंडसेट कुछ? हाँ, तो जेई से मेरे को ऐसा लगता है कि मेहनत करना आ जाता है अच्छे से, ऐसे फिर डर नहीं लगता कि 10 घंटे भी पढ़ना है दिन का तो पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है बैठ के। Okay. और इवन कॉलेज में जाके थोड़ी हेल्प तो होती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम जेई में पढ़ चुके होते हैं, बस रिपीट हो रहा होता है। तो शायद वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं है उस लेवल पे, बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं या लोकल्स होते हैं वो लोग उस चीज़ों को पढ़ते नहीं है। लेकिन हम लोगों को जेई में पढ़ा दिया जाता है तो हमें काफी हेल्प मिल जाती है फिर वो सब यही चीजें। कारण है कि आप लोग वहां जाके आगे भी रहते हैं, मतलब हाँ, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स अच्छा इंडियन करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं वहाँ जाके, क्योंकि उनकी यहाँ पे ज्यादा पढ़ के जाने की आदत रहती है। ठीक है। और बाकी कोई कोचिंग वोचिंग भी होती है इसकी वहाँ, एनएसयू जाने की, या फिर वहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं है? नहीं, कोचिंग तो नहीं होती मेरे ख्याल आपने से। जेई की तैयारी की है? जेई की तैयारी की है। ठीक ठीक। आर्यन, आपने जो जेई की तैयारी की है तो आप रेगुलर स्कूल गए थे, और आपने कौन सी कोचिंग संस्थान से जेई की तैयारी की, और कौन सी सिटी में रहते हैं आप? तो रेगुलर स्कूल तो मैं जाता था और रोज, ऑलमोस्ट रोज ही होता था। और जेई की तैयारी मैंने स्कॉलर्स एम्पायर से की है, जो मैं रहता भी भिलाई में ही हूँ और स्कॉलर्स एम्पायर भी भिलाई में ही है। तो आपको कुछ बेनिफिट मिला है वहां से, मतलब आपके अंदर सील आई थी पढ़ने की, उस बात को लेके कि आपके साथ में भी बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे? हाँ, उनके साथ में भी बच्चे थे काफी उनके सारे। रिजल्ट्स कैसे आए? अच्छे आए? तो मतलब अप एंड डाउन है, ऐसे बहुत सारे लोग ने जेई के थ्रू भी लिया है। तो कुछ लोगों के जेई के रिजल्ट्स भी अच्छे थे वहां पे जो आए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने जेई बिल्कुल दिया ही नहीं और बाकी रूट्स के थ्रू आए हैं अच्छा, मतलब वहां पे मतलब यूएस में। हाँ, एनीवेज, ठीक है। थैंक यू अर्जुन।